तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती। अब वो इसलिए नहीं बनाएगी, क्यों नहीं बनाएगी? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पर जाकर के ये टर्मिनेट हो जाती है, तो ये नहीं बनाती क्लोज लूप। तो इसका आंसर यही रहेगा, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। इसका आंसर ये रहेगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, आ जाता है कभी कभी, तो इसको भी तैयार कर लेना, इजी क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि अगर हम एक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देंगे तो फिर वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा या फिर टॉर्क भी एक्सपीरियंस करेगा? तो ध्यान रहे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो वो ओनली टॉर्क को एक्सपीरियंस करता है। टॉर्क बोले तो घुमाने वाला फोर्स, सिर्फ उसको एक्सपीरियंस करेगा। और अगर नॉन यूनिफॉर्म है, इस तरीके से, मतलब इंटेंसिटी उसकी कहीं पे ज्यादा होगी कहीं पे कम होगी, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब ये नॉन यूनिफॉर्म बन चुका है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा लाइन आ रही है, यहाँ पे देखो कम लाइन आ रही है इतने रीजन में, तो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम अपने डायपोल को रख देते हैं तो ये टॉर्क तो एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा, साथ में फोर्स भी एक्सपीरियंस करेगा। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसको भी याद कर लेना, आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमने एक स्क्वायर शीट ले रखी है और उस स्क्वायर शीट को हमने एक्स वाई प्लेन के पैरेलल रख दिया है, यहाँ पर ऐसे जेड एक्सिस पर। कितनी डिस्टेंस पे रखा है? ये डिस्टेंस है z इक्वल टू a, यानी कि जेड एक्सिस पर हम a डिस्टेंस पे गए और हमने ऐसे एक पैरेलल प्लेन रख दिया है जो कि एक्स वाई के पैरेलल है। तो जो प्लेन एक्स वाई के पैरेलल होता है उसका वेक्टर जेड एक्स के अलोंग बनेगा। तो यहाँ पर एरिया वेक्टर जो बनेगा, एरिया वेक्टर जो होगा आपका वो अलोंग जेड एक्सिस होगा। और जेड एक्सिस बोले तो के, क्योंकि एक्स के साथ क्या लेते हैं आई, और वाई के साथ के, और जेड के साथ क्या लेते हैं के, तो इसका यूनिट वेक्टर बनेगा के कैप। अच्छा, एरिया कितना बनेगा इसका? सामने जो स्क्वायर शीट है तो स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर होता है, तो एरिया हो जाएगा आपका ए स्क्वायर। हमें बताना है फ्लक्स, तो फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेसिकली आप ये फॉर्मूला यूज करते हो, ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना बनेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है और आपका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, तो दोनों के बीच में एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल टू 0 बनेगा। तो यहाँ पर हम जीरो वैल्यू पुट करेंगे, तो ये फाइव ई इज इक्वल टू ई की वैल्यू कितनी? सी जेड स्क्वायर इंटू के कैप डॉट ए की वैल्यू है ए स्क्वायर इंटू के कैप। ये हो गया आपका, ये डॉट प्रोडक्ट है, और डॉट प्रोडक्ट में आप जानते हो के की मल्टीप्लाई के से होगी तो वो 1 हो जाएगा, और ये आपका फाइनल आंसर आएगा 5c जेड। और जेड की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, जेड की वैल्यू कितनी है? a, तो यहां पर हम जेड की वैल्यू a पुट कर लेंगे, तो ये a स्क्वायर और एक a स्क्वायर ये रहा। तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? c a की पावर 4। अब आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा देख करके, तो ये इसका आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोला है फॉर ऑब्जेक्ट डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड ईच विद चार्जेस प्लस क्यू, सब पे प्लस प्लस का चार्जेस है, इस पे प्लस का चार्ज है, यहाँ पे भी प्लस का चार्ज है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, सब पे प्लस का चार्जेस है। फिक्स डिस्टेंस पे रखे हुए हैं ये स्क्वायर की ऑब्जेक्ट, और एक्स एंड जेड ये दोनों आपके मिड पॉइंट हो गए, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि W ऑन ऑब्जेक्ट X इज F, फोर्स X पे ये फोर्स लगाता है X पर कितना फोर्स लगा रहा है ये F। तो ये इन दोनों के बीच में अगर मैं कूलम्ब्स फोर्स निकालूंगा तो ये फोर्स निकल करके आएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम K लिख लेते हैं, तो इसको मैं K लिख लेता हूं, K इनटू प्रोडक्ट ऑफ बोथ चार्जेस, तो यानी कि Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है? कंप्लीट डिस्टेंस d है, तो हाफ डिस्टेंस हो गई है, तो ये हो गई आपकी d/2। तो ये बनेगा आपका फोर्स, ऊपर चला जाएगा 2kq स्क्वायर अपॉन d, ये फोर्स बनता है। यानी कि इन दोनों के बीच में कितना फोर्स है? इतना, और इतने फोर्स को क्या बोल रखा है इन्होंने? F, कि ये F फोर्स है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में इन्होंने बोला है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द W ऑन जेड। अच्छा,
डब्ल्यू जेड पर कितना फोर्स लगाएगा। ठीक है, सिंपल, आसानी से निकाल लेंगे हम, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो एफ का फॉर्मूला हम जानते हैं, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन को मैं के लिख लेता हूं, के इंटू प्रोडक्ट ऑफ दीज चार्जेस, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। ठीक है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कहां है भाई, ये रही डिस्टेंस, तो इस डिस्टेंस को हम आर मान लेते हैं, लेकिन अननोन क्वांटिटी है, तो इससे सबसे पहले आर को फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां लिखना रहेगा ना आर स्क्वायर की वैल्यू, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पे। अब मेरे पास तो आर है नहीं, तो आर कहां से निकाल करके लाए, तो आर में लेकर के आता हूं पाइथागोरस थ्योरम से, दिस डिस्टेंस हाउ मच, d/2, और दिस डिस्टेंस d, तो इसको आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे हम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस d/2 का स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व करो, तो ये सोल्व होकर के आएगा आपका आर स्क्वायर, ये होगा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ये बन जाएगा 4, और 4 की मल्टीप्लाई यहां कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4d स्क्वायर अपॉन 2, टोटल हो जाएगा आपका ये 5d स्क्वायर अपॉन 2। तो आर स्क्वायर की वैल्यू ये बन रही है, तो यहाँ पे जो आपका आर स्क्वायर लिखा हुआ है, उस आर स्क्वायर की जगह ये रखो आप 5d स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, सही रख दिया मैंने। अच्छा, अब इसे ऊपर ले जाते हैं, सोल्व कर लो, इसे ऊपर चला जाएगा नहीं, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में 1/5, ये 5 की तो है, इसको नहीं छोड़ना है। अच्छा, अब इस पे जरा ध्यान दीजिए जरा, ये रहा, और इसको क्या बोल रखा क्वेश्चन वालों ने, एफ, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, एफ, और नीचे कौन है 5, तो न्यू फोर्स जो डब्ल्यू जेड पर लगाता है, कितना फोर्स है, F/5, तो इसका आंसर हो गया, तो ये इसका आंसर होगा। ओह, क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बोला है इन्होंने, ये बोले हैं कि डज द चार्ज गिवन टू द मेटालिक स्फीयर डिपेंड ऑन वेदर इट इज होलो और सॉलिड। मतलब हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है और एक होलो है, तो ये कह रहे हैं क्या यार इस पे डिपेंड करेगा चार्ज कि ये होलो है ये सॉलिड है, ऐसा कुछ मामला है क्या, तो ऐसा कुछ मामला नहीं है। चार्ज हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सरफेस पर, चाहे वो सॉलिड हो चाहे होलो हो, अंदर तो चार्ज रुकता ही नहीं है, अंदर चार्ज नहीं रुका करता, यहाँ नहीं रुकेगा चार्ज, यहाँ रुकेगा, चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो होलो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चार्ज हमेशा यहाँ आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो, बिकॉज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल्स, नॉट इनसाइड द सरफेस ऑफ द मेटल्स। ओके, ये इसका आंसर रहेगा। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, आप इसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा दे रखा है इन्होंने, कि हमारे पास एक होलो स्फीयर है, ओ ये होलो स्फीयर, ये होलो स्फीयर, इधर की रेडियस r, इधर की रेडियस 2r, बाहर की रेडियस 2r, अंदर की रेडियस r, तो हमें बताना है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी। तो चार्ज डेंसिटी सिंपल है, चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला ये लिखो, आउट, चार्ज डेंसिटी ऑफ आउटर सरफेस अपॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ इनर सरफेस। और चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला आप पढ़ के नहीं आए क्या, सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए, ये नहीं पढ़ के आए क्या, यही तो फॉर्मूला होता है। तो यहां लिखेगा क्यू अपॉन ए, ए किसका ए, आउटर सरफेस, आउटर सरफेस ए, स्क्वायर कितना बनेगा 4πr स्क्वायर, फॉर्मूला होता है 4πr स्क्वायर, यही तो होता है ना फॉर्मूला एरिया का, 4πr स्क्वायर, ये बनेगा। नीचे आ जाओ, ये लो, इसका लो, Q अपॉन ए, हाउ मच ए, इसका एरिया कितना बनेगा इस वाले स्क्वायर का, तो इसका एरिया बनेगा 4π ओनली r स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से, r से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 बचेगा, ये जो दिख रहा है, तो ये आ जाएगा आउटर सरफेस अपॉन इनर सरफेस इज इक्वल टू 4/1, तो ये इसका रेशो रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कितना अच्छा है भाई साहब, ये सीबीएसई वाले इतने चालाक होते हैं जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं कभी भी। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक क्यूबॉइड है या क्यूब है, और उसके अंदर एक डायपोल रख दिया है, डायपोल, ये -q + q, ये डायपोल बन गया। वो कह रहे हैं बताइए इससे कितना फ्लक्स आउट होगा। भाई इससे कोई भी फ्लक्स आउट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम। गोस थ्योरम यही तो कहती है कि आउट जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स कितना होता है q/ε,
लेकिन शर्त यह है कि उसके अंदर तो चार्ज तो हो। अब इसके अंदर चार्ज कहाँ है? नेट चार्ज तो जीरो है भाई, प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नेट चार्ज कितना आ जाएगा? जीरो। तो इससे कोई भी फ्लक्स आउट नहीं होगा, बिकॉज द नेट चार्ज इनसाइड द क्यूबॉइड इज जीरो। इसलिए द फ्लक्स थ्रू दिस क्यूबॉइड इज जीरो। इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसा बोला है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम रेडियस को बढ़ा दें। ये पहले इतना स्फीयर था, इसको स्फीयर को बड़ा कर दो और बड़ा कर दो, तो फ्लक्स पे क्या फर्क पड़ेगा? अब फ्लक्स पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फ्लक्स पे फर्क जब पड़ता है जब अंदर का चार्ज चेंज हो रहा हो। शेप कैसे ही भी हो, क्लोज शेप होनी चाहिए। मतलब ही नहीं है कि वो किस तरह की शेप है, चाहे वो क्लोज शेप हो, क्यूबॉइड हो, स्फीयर हो, क्यूब हो, कैसे भी शेप हो, डजंट मैटर। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका आंसर ये रहेगा। बिल्कुल दोनों सेम क्वेश्चंस थे, मिलते जुलते क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओ भाई, वो बिल्कुल इन दोनों की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे दिया इन्होंने। ये कह रहा है कि हमारे पास एक स्फीयर है और उस स्फीयर के अंदर एक प्लस क्यू चार्ज रखा है, और कितना चार्ज रखा है? और एक रखा है प्लस Q2 चार्ज रखा है, प्लस Q1 एंड Q2। और बाहर भी इन्होंने चार्ज दे रखा है, बाहर चार्ज दे रखा है प्लस Q3। पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फेरिकल सरफेस शो इन द फिगर, कितना चार्जेस निकलेगा? सॉरी, ये माइनस का है, अब कितना फ्लक्स निकलेगा? सिंपल, अंदर चार्ज देखो कितना है, नेट चार्ज कितना है? Q1 Q2 दोनों को ऐड कर देगा तो जीरो बन जाएगा, क्योंकि भाई ये माइनस का, ये प्लस का, तो ये जीरो हो जाएगा। ऐसे जीरो नहीं होगा, ये Q1 है Q2 है। जब ये 1 2 ना होते तब जीरो होता। अब इन्होंने नंबर दे दिया, बस Q1 की वैल्यू कुछ और हो सकती है, Q2 की वैल्यू कुछ और हो सकती है। तो नेट चार्ज कितना बना? नेट चार्ज बनेगा आपका Q1 माइनस Q1 और ये प्लस के Q2, ये नेट चार्ज ये बनेगा। और इसको डिवाइड कर दीजिए अपने एप्सिलॉन से, जो कि आपको फिजिक्स में साथ नहीं छोड़ता। इतना फ्लक्स पास आउट होगा इस स्फीयर से। अच्छा, अब आप कहोगे ये क्यों नहीं लिया ये वाला चार्ज? भाई ये चार्ज बाहर है, बाहर का चार्ज नहीं लिया जाता, केवल क्लोज सरफेस के अंदर का चार्ज देखा जाता है। तो सरफेस से कितना फ्लक्स आउट होगा? ये फ्लक्स आउट होगा। इसका आंसर ये हो गया। क्या है? राइट द एक्सप्रेशन फॉर द टॉय। टॉय 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 तो शुरू में ही बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉय बराबर पी साइन थीटा। लो जी, ये लिख दिया हमने एक्सप्रेशन, ये होता है एक्सप्रेशन। अच्छा, इतने लिखने से काम नहीं चलेगा होशियार बच्चों, थोड़े जो कमजोर लेवल के बच्चे हैं उनके लिए चल जाएगा, लेकिन जो होशियार बच्चे हैं थोड़ा उनके लिए नहीं चलेगा। यहां पर लिख देना पी क्या है? डायपोल मोमेंट। यहां पे आप लिखोगे डायपोल मोमेंट। अच्छा, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। पर थीटा क्या है? थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है, यहां लिख देंगे एंगल बिटवीन पी एंड ई। इतना आप लिख दोगे तो आपको 1 मार्क्स आसानी से टीचर दे देगा। अच्छा, ये जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए या फिर शॉर्ट क्वेश्चन हो गए 1 मार्क्स से, ये आपकी परसेंटेज को हाई कर सकते हैं। और इजी क्वेश्चन होते हैं ये आपकी परसेंटेज उठा देंगे। तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत कीमती है अगर आप पास होना चाहते हैं। अगर आप 16 सही कर देते हो तो आपकी पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है कम से कम 30-40% तो यही बढ़ा देगी आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी। तो पास होने का जो, फेल होने का जो व्यय है ना, उसको निकाल दीजिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करिए जो मैं करा रहा हूँ। अभी तो 1 चैप्टर के क्वेश्चन किए हैं हमने, अभी सेकंड के भी करेंगे, थर्ड के भी करेंगे। ये क्वेश्चन कर लेना, आप फेल होने से, पास होने से कोई नहीं रोक सकता आपको। अगला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है? ये कहना चाह रहे हैं कि क्या है ये? अरे कुछ नहीं है, एक माइनस का चार्ज इधर होता है और एक प्लस का चार्ज होता है, इसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। अच्छा, डेफिनेशन पूछिए उन्होंने, तो डेफिनेशन लिख देंगे हम। कोई सा भी एक चार्ज लो और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको नॉर्मली हम 2a से लिखते हैं, उसका प्रोडक्ट कर दीजिए 2a। ये बन गया आपका डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या हुई? प्रोडक्ट ऑफ 1 चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये आपकी डेफिनेशन होगी 2qa।
और इसका फॉर्मूला ये होता है। लो जी, अच्छा इसकी यूनिट भी लिखने के लिए कह रहे हैं वो, तो यूनिट भी लिख देंगे हम, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टू, टू की वजह यूनिट नहीं, क्योंकि नंबर है तो क्यों, क्यों क्या है, कूलाम, तो यहाँ पे लिख देंगे कूलाम। कूलाम और ए, व्हाट इज ए फॉर डिस्टेंस, तो यहां लिख देंगे कूलाम मीटर, तो ये इसकी यूनिट बन जाएगी, यूनिट होगा ये इसकी कूलाम मीटर्स। आसान क्वेश्चन था, इसको भी कर लीजिए। अभी हम थोड़ी देर में शॉर्ट क्वेश्चन, सॉरी लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे जो 5 मार्क्स के हैं, 3 मार्क्स के हैं, उनको भी करेंगे। अभी आप इनको कीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम देखो क्या खूबसूरत क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो स्पेयर ए एंड बी, ए पे इतना चार्जेस है और बी पर +3q चार्जेस है। थोड़ी देर के लिए इनको मिलाया गया, इनका मिलान कराया गया, बहुत दिनों से नहीं मिले हुए होंगे तो इनको मिला दिया। एट ए मोमेंट जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो हमें ये पता है कि ये चार्ज आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, क्योंकि ये आइडेंटिकल चार्जेस है, आइडेंटिकल स्पेयर है। तो दोनों को आप ऐड करो, चार्जेस जब मैं ऐड करूंगा तो ये बनेगा -q और ये इधर +3q, तो टोटल नेट चार्ज कितना बना भाई, ये बनता है आपका 2q। ठीक है, तो ये टोटल चार्ज इस पे आ चुका है, अब 2q चार्जेस आ चुका है। अब फिर इनको थोड़ी देर के बाद इनको दोनों को जुदा कर दिया गया, अलग कर दिया गया, ये अलग और ये अलग। तो इस पे चार्ज कितना आया, उस पे चार्ज कितना आया, बिकॉज बोथ आर आइडेंटिकल चार्जेस, इसलिए इन पे आधा आधा चार्जेस आएगा। तो क्यों चार्ज इस पे जाएगा, क्यों चार्ज इस पे जाएगा, पॉजिटिव इनका नेचर रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव है ना ये, तो पॉजिटिव आधा इधर। अब इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स है उसका नेचर बता दीजिए। तो नेचर मैं बताऊं इसको तो आप समझ ही गए, प्लस प्लस है, एक जैसे कैटेगरी के हैं तो रिपेल करेंगे, तो रिपेल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा रिपेल्सिव। लो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में हमें फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ शर्तें दे रखी है। उन्होंने एक स्क्वायर शीट रख रखी है और स्क्वायर शीट को वाई जेड प्लेन के पैरेलल रखा हुआ है। वाई जेड के प्लेन के पैरेलल रखने का मतलब ये है कि इसका जो एरिया वेक्टर बनेगा वो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में बन जाएगा। सिंपल याद रखना, अगर वाई जेड के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर एक्स एक्स के अलोंग बनेगा, और एक्स वाई के पैरेलल है, एक्स वाई के पैरेलल है तो एरिया वेक्टर जेड के अलोंग बनेगा, और जेड एक्स है तो फिर तीसरा कौन सा बचा आपका y, तो y के अलोंग बनेगा। इस तरीके से याद रख लेना, इसमें याद रखने में थोड़ा कंफ्यूजन होता है। y z के पैरेलल है प्लेन तो x के अलोंग एरिया वेक्टर लेना है, x y के पैरेलल है तो z x के अलोंग एरिया वेक्टर लेना है, और z x के पैरेलल है तो y के अलोंग हमें एरिया वेक्टर ले लेना है। तो यहां पर हमें y z के पैरेलल दे रखा है तो एरिया वेक्टर हमें x के अलोंग बनेगा। तो एरिया वेक्टर जो बनेगा वो आपका x के अलोंग डायरेक्शन में बनेगा एरिया वेक्टर, और x के डायरेक्शन के लिए हम I यूज करते हैं, ठीक है। तो फाई का फॉर्मूला क्या होता है जी, फाई का फॉर्मूला होता है जी E इंटू ए कॉस थीटा, और थीटा क्या चीज है, ये थीटा है E और A के बीच का एंगल। एरिया वेक्टर किधर है, वो तो इधर ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है जी, वो भी इधर ही है, दोनों एक ही तरफ हो गए, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया, थीटा की वैल्यू तो 0 आ गई। अच्छा आप ये कह रहे हो E कब कैसे पता चला कि एक डायरेक्शन में, यहां से पता चला। E I किसके लिए होता है, x के लिए, तो इसलिए अब मैं लिखूंगा E की वैल्यू वहां से 5 × 10 की पावर 3, और ये I कैप डॉट आ जाएगा A की वैल्यू, क्योंकि स्क्वायर शीट है और ये स्क्वायर शीट है तो इसका हमें एरिया भी दे रखा होगा। एरिया कितना दे रखा है हमें 10 सेंटीमीटर की ये साइड है, तो 10 सेंटीमीटर की अगर ये स्क्वायर शीट है तो इसका एरिया कितना हो जाए 10 10 टू जा, ये 10 की पावर 2 कर दीजिए ना, और इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -4 से मल्टीप्लाई भी करनी रहेगी, ठीक है। और कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी सेलेक्ट करनी है 0, बस इसको सोल्व आउट कर लीजिए आप। ये 5 हुआ, ये प्लस प्लस की ऐड हो जाएगी, 3 2 5, 5 में 4 जोड़ दीजिए तो ये 1 ही बनेगा, ये 50 ही आ जाएगा इसका आंसर। तो
तो इसकी फाई की वैल्यू आ जाएगी 50। लो जी 50 आ जाएगी। अच्छा आगे क्वेश्चन में इन्होंने ये बोला है कि अगर हमारा प्लेन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बनाए, जैसे ये यहाँ पर प्लेन है, ये प्लेन अभी कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, तो इसका आंसर है 0 डिग्री बना रहा है। क्योंकि अब इसको ऐसे घुमा दिया गया है ऐसे, तो ये इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी ना, ये ऐसा हो जाएगा ये इस तरीके से। और कितना एंगल बनाने लग गया ये एक्स एक्सिस से 30 डिग्री। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर इधर चला जाएगा, भाई इधर ही तो आ जाएगा ना एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर ये आ जाएगा। तो टोटल ये एंगल जो है ये 90 है, और 90 है। तो अब हमें फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्लक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन बी पार्ट हो गया इसका, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू हमें पता ही है कितनी है, ई की वैल्यू ये रही 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाय एरिया की वैल्यू ये रही, अभी निकाल ली थी मैंने 10 की पावर, इसको मैं ऐड करके ही लिख लेता हूँ ना, 10 की पावर ये कितना हो जाएगा -2, ऐड करके लिख दिया मैंने, आप सब कर रहा हूं मैं, आप सही से लिख सकते हो, इनटू कॉस थीटा। थीटा कितना रखूं मैं, तो थीटा मुझे रखना होगा यहाँ पे, टोटल एंगल ये 90 है, 90 में से 30 एंगल ऊपर रह गया है। अब यहाँ पे कितना एंगल बचेगा, ये एंगल बचेगा मेरा 60 एंगल बचेगा ना, हाँ 60 बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 60 डिग्री। ठीक है, 30 नहीं लिखना, 30 प्लेन का एंगल है, हमें एंगल E एंड A इन दोनों के बीच का लेना होता है। E हमारा इधर है, A अब हमारा इधर है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो 60 बनेगा, ऊपर 30 है, तो टोटल मिलाकर के 90 बन रहा है, 90 बनता है ना, ऐसे 90 बनेगा ये यहाँ तक का। तो यहाँ 90 तो लेना नहीं, 90 से नीचे जो एंगल है 60 डिग्री ये हमें सेलेक्ट करना है, ये ले लिया हमने। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 1 यानी कि 10, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बना, 5 5 जा 25, तो ये 25 आ जाएगा। तो ये होगी आपकी फाई की वैल्यू अगर हमारा प्लेन 30 डिग्री से झुका हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन है, और खासतौर से कमजोर बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें हमें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल मोमेंट रखना है, एक अनस्टेबल कंडीशन में और स्टेबल कंडीशन में। तो सबसे पहले हम स्टेबल कंडीशन का लेते हैं। स्टेबल कंडीशन में सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे तैयार करते हैं, इस तरीके से हमने ये तैयार कर लिया, मैंने उसमें से एक लाइन सेलेक्ट कर ली है केवल ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये हो गई इस तरीके से। अब इसमें ला करके डाइपोल मोमेंट रख दो, इसमें घुसा दो अंदर मोमेंट, डाइपोल मोमेंट ला करके रख दिया। ठीक है, डाइपोल मोमेंट हमेशा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन माइनस से प्लस की तरफ होती है, तो इधर हम कौन सा चार्ज रखेंगे माइनस, और इधर रखेंगे प्लस का चार्ज, ये रखा हुआ है। अब इसकी भी डायरेक्शन, मोमेंट की भी डायरेक्शन इधर, ई की भी डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 0, और 0 होने पर ही ये स्टेबल कंडीशन कहलाती है। इसका डायग्राम ये हो गया, और ये फॉर्मूला इसका ये हो गया। थीटा की वैल्यू कितनी प्लस सेलेक्ट करेंगे हम 0, और यहाँ पे 0 रखेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो टॉर्क कितना लगेगा इस पे 0 लगेगा। ठीक है, अब अनस्टेबल कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना, आपका जो डाइपोल मोमेंट है जो जैसा रखा था उसको उल्टा कर दो, उसे उल्टा घुमा दो। ठीक है, तो ये डाइपोल मोमेंट ऐसे रखा था, इसको ऐसे घुमा दो, तो ये हमें ऐसे घुमा देंगे, तो अगली कंडीशन हमारी ऐसे बन जाएगी, प्लस का चार्ज इधर आ जाएगा, माइनस का चार्ज इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारा उधर ही रहने है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और डाइपोल मोमेंट हमारा इधर है। इस कंडीशन में जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये अनस्टेबल कंडीशन का डायग्राम है, और थीटा की वैल्यू जो होगी वो 180 होगी, क्योंकि ई इधर है और पी इधर है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, अपोजिट होने पर एंगल कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम सेलेक्ट कर लेंगे 180, और 180 की वैल्यू होती है 0, तो कंप्लीट टर्म्स 0, तो की वैल्यू 0। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, डायग्राम बनाने के लिए आता है, इसको बना लेना। ठीक है, ये देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं, मैं आपको डायग्राम में समझा देता हूं। क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक सिलेंडर है, और इस सिलेंडर को हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की व्हील की वैल्यू कितनी है 50 xi कैप, इतने इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रखा हुआ है।
और ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर रखा हुआ है, 1 मीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर ये रखा हुआ है, और खुद इस सिलेंडर की लेंथ 1 है। हमें फाइंड आउट ये करना है कि इस सिलेंडर से टोटल नेट फ्लक्स कितना फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला हमारा ये होता है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अच्छा, ये जो थीटा है ये एंगल होता है इन दोनों के बीच का। तो सबसे पहले हम एंगल को फाइंड करते हैं कि एंगल कितना है। अच्छा, यहाँ पर ना हमें अपने सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 फेसेस बन रहे हैं। एक फेसेस तो ये बनता है और एक फेसेस ये बनता है। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इसका एरिया वेक्टर भी इधर बनेगा। तो इस फेसिस के लिए थीटा की वैल्यू बनेगी हमारे 0, और यहाँ पर एरिया वेक्टर इधर की तरफ बनेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका उधर है ही, बोल रखा है उन्होंने एक्स डायरेक्शन में। पता कैसे चला, यहाँ से पता कर सकते हैं, 50x आई किसके लिए आता है, एक्स डायरेक्शन के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। खैर, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बनेगी आपकी 180, क्योंकि एरिया वेक्टर इसका इधर बन रहा है इस फेसिस पे, और इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बन रहा है। बात आती है इस वाली फेसिस की, ये जो ये कर्व सरफेस एरिया है इसका एरिया वेक्टर ऊपर बनेगा, यहाँ पर एरिया वेक्टर ये बना, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपका है ही उधर, तो इसके लिए कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो 3 फेसिस है। फर्स्ट फेसिस के लिए मैं इसका फर्स्ट नाम रख देता हूँ, फर्स्ट फेसिस के लिए थीटा की वैल्यू 0, सेकंड फेस के लिए थीटा की वैल्यू है 180, और थर्ड फेस के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री। तो अब हम जानते हैं कि cos 90, जैसे ही हम 90 वैल्यू पुट करेंगे तो cos 90 0 बन जाएगा। तो हम इस फेस के लिए क्यों मेहनत करें, तो इस फेसिस के लिए हमें फ्लक्स नहीं फाइंड आउट करेंगे, तो फ्लक्स जो बनेगा केवल इन 2 फेसिस से बनेगा। तो इन दोनों फेसिस की वैल्यू हम रख लेते हैं। ठीक है, तो फ्लक्स हमारा दो पार्ट्स में निकल करके आएगा, नंबर 1 फर्स्ट फेसिस के लिए प्लस दूसरे फेसिस के लिए। तो मैं ऐड कर करके लिख दूंगा ई ए कॉस थीटा सेकंड फेसिस के लिए। अब यहाँ पर फाई की वैल्यू हमारी बनेगी ई, हाउ मच ई की वैल्यू वहां से सेलेक्ट कर लेंगे 50x आई कैप। ठीक है, और एरिया कितना बनेगा इसका, एरिया इन्होंने दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर ली जाएगी 25, क्योंकि वो सेंटीमीटर में है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर ली जाएगी। और यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कोस 0 की वैल्यू 0 होती है, तो इसको मैं आगे लिखता ही नहीं, यहीं पर लिख देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर लिखते हैं प्लस, यहाँ पर ई की वैल्यू ये रही 50x इंटू एरिया तो उतना ही है 25, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू 180 और कोस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो वो माइनस बाहर निकल करके आ जाएगा, इसको माइनस कर लेंगे हम यहाँ पर, ये बाहर निकल करके आ गया। ठीक है, तो फाई की वैल्यू अब आपकी बनेगी, इसकी टोटल मल्टीप्लाई कर लीजिए। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक्स की वैल्यू भी तो सिलेक्ट करनी है। एक्स क्या है, ये फर्स्ट एक्स है डिस्टेंस, फर्स्ट फेस ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है, 1 मीटर डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर 1 रख लेंगे। और सेकंड फेज, दूसरा वाला फेज कितनी दूर है ओरिजिन से, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर सिलेंडर की लेंथ, तो टोटल कितना लेंथ हुआ 2 मीटर, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2 मीटर। तो हम उसको लिखते हैं 50 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू आई कैप मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 10⁻⁴ माइनस, अब यहाँ पर रखिए 50 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 10⁻⁴। इसको सोल्व आउट कर लेते हैं। अब हम क्वेश्चन में छोटी सी एक मिस्टेक हो गई जो कि आपसे भी हो सकती है। मिस्टेक ये है कि फर्स्ट फेज कितनी डिस्टेंस पे है, ये टोटल मिलाकर के 1 + 1 2 मीटर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर फर्स्ट फेसिस के लिए x की वैल्यू 2 मीटर सेलेक्ट की जाएगी। यहाँ मैंने 1 कर ली थी, तो आप इसको 2 कर लोगे, यहाँ पे 2 कर ली। और सेकंड फेज, मैंने सेकंड फेज इसको माना है, आप 1 फर्स्ट फेज भी मान सकते हैं, लेफ्ट राइट भी मान सकते हैं। तो सेकंड फेज आपका 1 मीटर डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 1 आएगी। अब आपका आंसर सही आएगा। अब इसे सोल्व करते हैं हम। फाई की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 25 दूनी 50 और 50 25 दूनी 25, तो ये बन जाएगा 25 और ये 00 आ जाएगी। ठीक है, और ये है आपकी 10⁻⁴ और यहाँ पे ये आई कैप माइनस 25 पंजे 25 ये 125 हो जाएगा, और 10⁻⁻⁴
सॉरी ये जीरो भी तो है। चलो इस जीरो को इस जीरो के साथ ऐड कर लेते हैं कि पॉजिटिव जीरो है, ये नेगेटिव जीरो है, तो ये -3 बनेगा, ये आई कैप। अच्छा अब इसमें कर लेते हैं। देखो जब हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि पावर सेम रहे। यहाँ पे 10 की पावर -3 है तो यहाँ पे भी 10 की पावर -3 कर लेते हैं, तो एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं हम, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा आपका 250 इंटू 10 की पावर -3 आई कैप -125 इंटू 10 की पावर -3। अब ये सेम हो गई, पावर सेम हो जाती है तो आपको ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इनको घटा लीजिए तो ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको 125 ही मिल जाएगा, 125 इंटू 10 की पावर -3 आई कैप। तो ये फ्लक्स होगा वोल्ट मीटर। फ्लक्स पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 100% फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन मैं सभी करा रहा हूं आपको, तो ये फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने। इन पे न्यूमेरिकल्स या फिर डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, डिफाइन व्हाट इज फ्लक्स, तो फ्लक्स की डेफिनेशन भी आप याद कर लोगे, आपके नोट्स में लिखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसका यूनिट, डायमेंशन, उसका फॉर्मूला। बाकी क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूं, तो ये आपका फाइनल आंसर ये रहेगा। अच्छा आगे इन्होंने ये भी पूछा है कि हमें चार्ज भी बताइए कि इसके अंदर कितना चार्ज रखा होगा, तो इसको हम गॉस की थ्योरम से कर सकते हैं, सो आसानी से इजीली कर सकते हैं। गॉस की थ्योरम हमें ये बताती है कि जो फ्लक्स होता है वो इक्वल होता है इनसाइड द चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q की वैल्यू अगर मैं फाइंड करूँ तो Q की वैल्यू निकल करके आएगी फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नॉट। और फ्लक्स अब जस्ट अभी आपने कैलकुलेट किया है तो आपका चार्ज कितना आ जाएगा निकल करके, ये चार्ज आ जाएगा निकल करके, फ्लक्स की वैल्यू यहाँ से रख लेंगे 125 इंटू 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन, एंड एप्सिलॉन की वैल्यू आप जानते ही है, ये पढ़ा ही है आपके 10 की पावर -12, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 12 होती है ये वैल्यू 10 की पावर -12, तो इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये Q की वैल्यू आपको जो भी आंसर होगा वो फाइनल आंसर होगा, उसके पीछे कूलम्ब लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें आसानी से सोल्व कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कई बार आ चुका है और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आता रहता है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पे इंपॉर्टेंट लिख लेना। तो हमें ये बताना है कि हमारे पास दो पैरेलल प्लेट है, इस पे प्लस का चार्ज है, इस पे माइनस का चार्ज है, सिग्मा डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, और फर्स्ट रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, बीच में यानी कि सेकंड रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर इधर जो थर्ड रीजन इधर बनता है राइट साइड में, वहां पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सिंपल इसको हम बता सकते हैं, एक पैरेलल प्लेट जो होती है, हमने एक डेरिवेशन कर रखा है पैरेलल प्लेट का जो सिग्मा वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये प्लेट फर्स्ट है, इसको प्लेट फर्स्ट मान लेते हैं और इसको प्लेट हम सेकंड मान लेते हैं। तो E1 बोले तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी और किधर बनाएगी, तो इसका आंसर होगा ये इधर बनाएगी, क्योंकि हमेशा प्लस से बाहर की तरफ निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E1 तो बनेगा इधर बच्चों, और नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंचती है तो नेगेटिव वाली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी उस तरफ। तो यहाँ पर E1 की वैल्यू इधर है, E2 की वैल्यू इधर है, तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो हम इन दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, E1 माइनस के E2, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, E1 की वैल्यू कितनी बनेगी, तो ये बनेगी सेम सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस E2 की भी वैल्यू वही बनेगी क्योंकि सेम चार्ज डेंसिटी है ना, तो इसकी भी वैल्यू वही बनेगी 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल मिलाकर के 0 हो गया। ये आपका आंसर आया रीजन फर्स्ट में। तो रीजन फर्स्ट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, रीजन फर्स्ट में 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब हम सेकंड रीजन की बात करते हैं, रीजन सेकंड, तो रीजन सेकंड में भी बिल्कुल यही होगा, यही हाल होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो आपका 0 आ जाएगा, E1 माइनस E2 कैसे 0 आ जाएगा, तो जो फर्स्ट प्लेट है, जो फर्स्ट प्लेस है, प्लस का वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो बाहर की तरफ होता है, दूर की तरफ होता है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इधर ही रहेगा, दूर की तरफ, इधर भाई इधर की तरफ इधर दूर होगा, इधर की तरफ इधर दूर होगा, तो प्लस वाली प्लेट तो इधर बनाएगी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उसको हम E1 कह रहे हैं, और उसकी E1 की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2
जो कि नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट इधर बनाएगी, अपनी तरफ लेकर के आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसकी वैल्यू होगी E2 और इसकी भी वैल्यू कितनी होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये माइनस का होगा या प्लस का होगा, क्योंकि दोनों की अपोजिट डायरेक्शन है ना, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें फिर दोबारा से रिजल्ट कितना मिल जाएगा, 0। इन दोनों की वैल्यू ऐसे ही पुट करके 0 मिल जाएगा। अब रीजन आ जाता है हमारा, रीजन आ जाता है ये सेकंड, ओ थर्ड का बता दिया मैंने आपको, तो यहाँ पे थर्ड लिख लेगा, रीजन थर्ड में 0, रीजन फर्स्ट में भी 0, और रीजन सेकंड बोले तो बीच में, इन बिटवीन द प्लेट्स। रीजन सेकंड में अगर मैं बात करूं तो ये वाली प्लेट बाहर की तरफ यानी कि दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी E1, तो E1 तो इधर बनेगा, और E2 ये किधर बनेगा, ये वाली प्लेट किधर बनाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमेशा नेगेटिव प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहुंचती है, तो ये पहुंच रही इधर, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो गया, इसी डायरेक्शन में हो गया, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, तो लॉजिक E इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और E1 की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 की वैल्यू कितनी है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों को मिलाएंगे, सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ओनली ये आएगी, तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, आता रहता है एग्जाम में, तो इसको आप कर लेना। देखो ये क्वेश्चन भी कितना अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास दो चार्जेस है Q एंड Q। क्वेश्चन में Q लिखा हुआ है, तो आप समझ जाइए दोनों पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस है और ये भी पॉजिटिव चार्जेस है, एक दूसरे से 2 मीटर की डिस्टेंस पे ये रखे हुए हैं, ठीक है। अब हमने एक थर्ड चार्ज लिया जिसका नाम Q है, बट इसका नेचर नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसको रख दिया गया बिटवीन दीज टू चार्जेस। कहां पे रखा नहीं पता, वही तो हमें बताना है कि कहां रखा है हमने। ये मान लेते हैं हमने Q, इस वाले Q चार्जेस से फ्रॉम द लेफ्ट साइड ये x डिस्टेंस पे रख दिया है हमने, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इधर कितनी डिस्टेंस बचेगी, ये आपकी डिस्टेंस बचेगी 2 - x, ये डिस्टेंस बचेगी। अच्छा कंडीशन ये है क्वेश्चन की कि जब हमने इस चार्जेस को रखा, कैपिटल Q चार्जेस को यहाँ पर रखा, तो ये सिस्टम जो है स्टेबल कंडीशन में रहा। स्टेबल कंडीशन का मतलब ये है कि ये चार्ज ना तो इधर गया और ना ही इधर गया। हालांकि पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ये भी तो करेगा, तो जितनी ताकत से ये वाला चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा उतनी ताकत से ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो इस पे इतना ही फोर्स ये लगा रहा है, उतना ही फोर्स ये लगा रहा है, इसलिए ये कहीं नहीं जाएगा और हमारा फोर्स, हमारा जो चार्ज होगा, हमारा जो सिस्टम होगा वो स्टेबल कंडीशन में रहेगा। तो अगर स्टेबल कंडीशन है तब Q पर इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स वो इक्वल होना चाहिए, तभी तो स्टेबल की कंडीशन बनेगी। और इसी कंडीशन को पकड़ लीजिए क्वेश्चन की और कर दीजिए अपने सवाल, ठीक है। लॉजिक, बिकॉज सिस्टम इन इक्विलिब्रियम कंडीशन और स्टेबल कंडीशन, तो ये स्टेबल कंडीशन में है। अगर ये स्टेबल कंडीशन में है तब हम लिख सकते हैं, इसको नाम रख देते हैं हम पहला चार्ज, इसका नाम रख देते हैं दूसरा चार्ज और इसका नाम रख देते हैं तीसरा चार्ज, इसका नाम दे दिए ऐसे ही। तो फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाय 1 इक्वल टू एप्सिलॉन, ये कूलम्ब कांस्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू चार्जेस, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए Q इंटू Q। डिस्टेंस कितनी मानी है हमने x, तो ये x का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये तो इतना फोर्स, यहाँ पे तो इन दोनों के बीच में इतना फोर्स मिल रहा है, उधर से कितना फोर्स मिलेगा, ऐसे ही वो भी तो लगाएगा फोर्स, तो ये लगाएगा फोर्स ऑन थर्ड चार्ज बाय 2 कितना लगाएगा, बिल्कुल सेम फोर्स लगेगा Q स्मॉल q अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है 2 - x, तो यहाँ पर रख देंगे 2 - x, ये लिख देंगे हम यहाँ पर 2 - x। अब जैसे मैंने आपको बताया है, क्योंकि हमारा सिस्टम कैसा है, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, स्टेबल कंडीशन में है, तो यहाँ से हम लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट विल बी इक्वल टू इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको k इंटू कैपिटल Q इंटू Q अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k इंटू कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन 2 - x स्क्वायर।
सॉरी बाहर आएगा ना स्क्वायर, तो बाहर आएगा भाई। यहाँ पे ये आपको कटता हुआ नजर आ रहा है, इसको हम काट लेते हैं। ये कुछ मैथमेटिक्स इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे हम उसको सोल्व कर लेंगे। तो इधर ये 2 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बनेगा इधर एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली भाई हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ली। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल के ये 4 हो जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर सॉरी प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के 4x बनेगा यहाँ पर, और ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा जब इधर आएगा, और यहाँ पर इधर 0 बचेगी, तो ये बचा आपका 4 माइनस के 4x इज इक्वल टू 0। अब 4 को इधर ले जाइए आप, तो 4 को इधर जब ले जाएंगे तो इधर जाकर के पॉजिटिव 4x बन जाएगा, 4 से 4 कैंसिल बन, तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पे x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 मीटर। तो हमारा जो चार्जेस है कैपिटल Q चार्जेस है फ्रॉम दी लेफ्ट साइड 1 मीटर डिस्टेंस पर हमने ये चार्जेस रखा हुआ है। अच्छा, उसमें क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इस चार्ज का नेचर क्या है, क्या कैटेगरी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है। क्योंकि दोनों चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव है, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करना है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, इसको भी अपनी ओर अट्रैक्ट करना है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये भी नेगेटिव चार्ज चाहता है इस पर, ये भी नेगेटिव चार्ज चाहता है, तो इसकी ऐसा कैसा चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो हम आंसर में लिख देंगे Q मस्ट बी आपका कैसा होना चाहिए, मस्ट बी नेगेटिव, ये आपका नेगेटिव होना चाहिए, अदरवाइज हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं रह पाएगा। तो Q को तो स्टेबल होने के लिए नेगेटिव होना ही पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आप है, कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप इसको। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें बोला यह गया है कि हमारे पास 1 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम दो चार्जेस है जो कि आपस में 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हैं। हमने बीच में एक 1 माइक्रोकूलम का चार्जेस रखना है, और वो 1 माइक्रोकूलम का चार्जेस ऐसे जगह रखना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ 0 है उसकी पोजीशन हमें बतानी है। तो हमने मान लिया कि हम 1 माइक्रोकूलम से x डिस्टेंस पर यहाँ पर इसको 1 माइक्रोकूलम चार्जेस को यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर रख दिया है, तो ये वैल्यू आपको बतानी है। अब बच्चों क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस वाले पॉइंट पर E की वैल्यू, टोटल E की वैल्यू कितनी है 0 है, तो बच्चों ये काम तो तभी हो सकता है जितना इतना ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये इधर लगाए, यानी कि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इधर बने और इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस तरफ बने E2 इस वाले पॉइंट पर। तो इस वाले पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इस वाले पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, और अपोजिट इन डायरेक्शन बराबर होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स के लिए हम मैग्नीट्यूड में इक्वल कर लेते हैं इनको E1 E2, क्योंकि ये तभी हो सकता है, अदरवाइज हो नहीं सकता। तो E1 और E2 की वैल्यू एट दिस पॉइंट शुड बी इक्वल होनी चाहिए, तभी यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगा आपका। ठीक है, तो हम उसको सोल्व कर लेते हैं। अब मैं E1 की बात करूं, E1 कौन बना रहा है, E1 ये वाला चार्जेस बना रहा है, और E1 का फॉर्मूला होता है कूलम्ब कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय चार्ज। चार्जेस कितना है, इसको मान लो Q1 मान लेते हैं हम, और इसको Q2 मान लेते हैं, इसको मैंने Q2 मान लिया है। तो बीच का डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम x स्क्वायर, और इधर लिखेंगे फिर कूलम्ब कांस्टेंट, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगना है, और ये लिखा जाएगा Q2 अपॉन डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है इस पॉइंट की, कितनी है, तो ये बच्चों डिस्टेंस बचती है आपके 30 माइनस x डिस्टेंस बचेगी। तो यहाँ पर मैं कितनी सेलेक्ट करूंगा, 30 माइनस x सेलेक्ट करूंगा, ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, k से k कैंसिल हो जाएगा। और Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 की वैल्यू आपकी 1, और इधर Q2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है 4, ये 30 माइनस x। अच्छा, इसमें तुम एक ऑब्जेक्शन कर सकते हो, ऑब्जेक्शन ये है कि सर आपने माइक्रो कूलम्ब को कूलम्ब में कन्वर्ट नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि इधर भी माइक्रो कूलम्ब है, इधर भी माइक्रो कूलम्ब है, तो जब कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 6 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, तो कन्वर्ट करने की कोई नीड नहीं होगी हमें। तो ठीक है, अब इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 30 माइनस के x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। दोनों ओर का रूट कर लेंगे, दोनों ओर का रूट करने से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इधर का भी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 30 माइनस x। लेकिन इस 4 का जब 4 के ऊपर रूट आएगा, तो 4 के ऊपर रूट आने से ये 2 बन जाएगा, और x स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा ना, के स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा रूट से, तो यहाँ पर बचेगा x। तो इसको इधर लेकर के चले जाएंगे, ये 30 इज इक्वल टू आपका बनेगा 2x, और इधर आकर के ये हो जाएगा प्लस का 3, सॉरी x हो जाएगा ना ये, तो ये टोटल मिला करके आपका 3x हो जाएगा, और इधर कितना है 30, तो 3 से कैंसिल हुआ,
तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30, सॉरी 30 कहाँ बनेगी, 10 बनेगी, 10 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 1 माइक्रोकूलम चार्जेस से 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर हमें अपने 1 माइक्रोकूलम चार्जेस को रखना होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 रहेगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट सेकंड चैप्टर के मैं कुछ सम्स क्वेश्चन कराऊंगा। बाकी इतने ही, इनको तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवाई की क्वेश्चंस है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अच्छा, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट फिर दोबारा से करना चाहूंगा कि अगर ये वीडियोस आपको पसंद आई है, अच्छे से सभी क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझाने का तरीका अच्छा रहा है, तो आप इन वीडियोस को अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और उस पर कमेंट कीजिए, ताकि उससे मेरा मोटिवेशन बनेगा, मैं और भी वीडियो आपके लिए और अच्छे